हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 651 तुम उसके इतने करीब कब हो गए? 4। हालांकि शंगगुआन फुरोंग थोड़ी बहुत परेशान करने वाली थी, लेकिन वह एक शादीशुदा महिला थी जो शंगगुआन परिवार से दूर रहती थी। इसलिए नी कुई हुआ और शंगगुआन देहुई के जीवन पर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। नी कुई हुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें जल्दी क्या है? तुम दोनों की उम्र तो क्रमशः 40 और 50 साल के करीब है। नी कुई हुआ ने आगे कहा, हम दोनों दोबारा शादी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि शादी सादगी से हो। हमें बस सिविल अफेयर्स ब्यूरो से सर्टिफिकेट लेना है। इसके लिए ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसे वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी और वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है? जब हमने उस समय शादी की थी तो हमें बस एक लाल कपड़ा और एक लाल गाउन की जरूरत थी, लेकिन समय बदल गया है। अब अमीर लोग शादी के कपड़े पहनकर शादी कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यांगयांग की माँ, अब जब आपके पास साधन हैं, तो आपको कम से कम एक बार शादी का जोड़ा जरूर पहनना चाहिए। 1980 के दशक में ग्रामीण इलाकों में शादी के कपड़े अभी लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन शहर में तो हर कोई इन्हें पहन रहा था। शादी के कपड़े एक लोकप्रिय प्रवृत्ति बन गए थे। नी कुई हुआ ने हंसते हुए कहा, वे छोटे बच्चों के लिए हैं। मैं अब इतनी छोटी नहीं रही। नी चिंगगुई ने जवाब दिया, इसका उम्र से क्या लेना देना है? अगर आपके पास साधन हैं, तो इसे क्यों नहीं पहनते? अगर आप अभी इसे नहीं पहनते हैं, तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा जब आप बड़े हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, यांगयांग की माँ, गंभीरता से, आप और शंगगुआन शादी कब करने की योजना बना रहे हैं? मैडम शंगगुआन जवाब का इंतजार कर रही हैं। नी कुई हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, शायद हम इसे चीनी नव वर्ष के बाद शुरुआती वसंत में आयोजित करेंगे। साल के इस समय में नी यांग काफी व्यस्त रहती थी। छोटी नी यूं अभी भी छोटी थी और नी कुई हुआ शादी से पहले शंगगुआन देहुई के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। एक बार असफल विवाह का अनुभव करने के बाद नी कुई हुआ को विवाह शब्द से कुछ डर लगता था। यह सुनकर नी चिंगगुई को राहत मिली। वास्तव में शंगगुआन देहुई की भाभी जूलियान सहित शंगगुआन परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बस शंगगुआन फुरोंग थोड़ा अलग है। आप पुरानी कहावत जानते हैं, बड़ी भाभी सास की तरह होती है, छोटी भाभी शोर मचाने वाली घंटी की तरह होती है। जब आप शंगगुआन देहुई के साथ रहते हैं तो उसके साथ सावधान रहें। बड़ी भाभी तो सास जैसी होती है, छोटी भाभी तो शोर मचाने वाली घंटी जैसी होती है। यह एक लोक कहावत है। इसका अर्थ यह है कि सबसे बड़ी भाभी अपने पति के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि सबसे छोटी भाभी परेशानी खड़ी करने की प्रवृत्ति रखती है। स्पष्टतः शंगगुआन फुरोंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नी कुई हुआ ने हंसते हुए कहा, मैं वैसे भी उसके साथ नहीं रहूंगी, तो चिंता की क्या बात है? नी चिंगगुई ने कहा, डर यह है कि वह दखलंदाजी करेगी और परेशानी खड़ी करेगी। सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपका फायदा उठाया गया तो आप बाद में पछताना नहीं चाहेंगे। नी कुई हुआ ने सिर हिलाया। नी चिंगगुई ने आगे कहा, आपकी होने वाली सास वाकई एक अच्छी इंसान है। उन्होंने आज मुझे बताया कि वे शादी के बाद शंगगुआन देहुई को आपके साथ रहने देने के लिए सहमत हैं। यह दुर्लभ बात थी कि एक सास अपने बेटे को अपनी बहू के घर में रहने देने के लिए सहमत हो जाती थी। यह व्यवस्था घर पर रहने वाले दामाद से बहुत अलग नहीं थी। सच में नी कुई हुआ को कुछ आश्चर्य हुआ। वह वास्तव में एक अमीर परिवार की बड़ी हवेली में रहने से काफी डरती थी। बिल्कुल, नी चिंगगुई ने जवाब दिया, मैडम शंगगुआन ने मुझे खुद बताया। लेकिन एक शर्त है, वह उम्मीद करती है कि आप दोनों हफ्ते में एक बार उनसे मिलने आ सकते हैं। नी कुई हुआ ने सिर हिलाया, यह सही ही होगा। यह सुनने के बाद नी कुई हुआ को बहुत राहत महसूस हुई। जैसे जैसे रात गहराती गई, नी यांग ने मो किशन को गांव के किनारे तक विदा किया।
अक्टूबर की रातें बहुत ठंडी थीं। चांदनी की रोशनी हर चीज पर चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी। जब वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे तो कार अभी तक नहीं पहुंची थी। मो किशन ने नी यांग का हाथ पकड़ा। यांग, हम्मा। नी यांग ने उसकी ओर देखा। उसकी लंबी पलकें उसकी पलकों पर घनी छाया डाल रही थी। मो किशन ने आगे कहा, आपकी माँ और अंकल शंगगुआन अपनी शादी कब करने की योजना बना रहे हैं? नी यांग अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मो किशन यह सवाल पूछेगा। उसने सोचा कि मो किशन को शंगगुआन परिवार के बारे में कुछ हद तक कुछ संदेह होगा। डिनर के दौरान हालांकि शंगगुआन फुरोंग ने मो किशन का खुलेआम उपहास नहीं किया, लेकिन उसने उसके प्रति दोस्ताना चेहरा भी नहीं दिखाया। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मो किशन ने उसके चेहरे पर हल्की चुटकी काटी। नी यांग ने उत्तर दिया, बड़े भाई मो, क्या आप चाची फुरोंग के रवैये से थोड़ा भी परेशान नहीं हैं? मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मो किशन ने जवाब दिया, वह वही है और अंकल शंगगुआन है। कम से कम शंगगुआन परिवार के बाकी लोग बहुत विनम्र हैं। नी यांग ने सिर हिलाया। बड़े भाई मो, आप सही हैं। आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मो किशन ने आगे कहा। नी यांग ने हल्की मुस्कान दी। मुझे भी इस बारे में यकीन नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ और अंकल शंगगुआन ने क्या योजना बनाई है। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, चाहे शादी कब भी हो। अध्याय 652, तुम उसके इतने करीब कब हो गए? 5। मो किशन ने चमकते चांद की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे। क्यों? नी यांग कुछ हैरान थी। क्योंकि तब हम जल्दी ही एक साथ हो सकते हैं। मो किशन ने अपना सिर नीचे किया और अप्रत्याशित रूप से उसके लाल होंठों को चूम लिया। उसके मुंह के कोनों का तापमान थोड़ा ठंडा था। उसके होंठ कागज की तरह पतले थे, मानो वह बर्फ के टुकड़े को चूम रहा हो। नी यांग ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया, हंसते हुए और उसके होठों पर दांतों के निशान छोड़ते हुए। बेशर्म, कौन तुम्हारे साथ जल्दी रहना चाहता है? तुमने अभी तक परिवीक्षा अवधि पार नहीं की है। बॉस, क्या यह अनुचित नहीं है? मो किशन ने दुखी होकर कहा, काफी समय हो गया, मैंने परिवीक्षा अवधि क्यों नहीं पार की? नी यांग ने भौहें चढ़ाई। तुम अपने वरिष्ठ के शब्दों पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मेरी हिम्मत नहीं है। मो किशन ने आत्मसमर्पण कर दिया। आप जो भी कहते हैं वह सही है, बॉस। नी यांग ने हल्के से हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि यह सही है। सब आपका धन्यवाद, बॉस। नी यांग ने हल्के से मुस्कुराया। उसके होठों पर एक हल्का सा गड्ढा बन गया। चांद की रोशनी उसके शरीर पर एक नरम चमक की परत बिखेर रही थी। हल्की हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही थी और वह एक अमर प्राणी की तरह लग रही थी जो चांद से उतरी हो। कोई भी उसे चूमने से खुद को रोक नहीं सकता था। मो किशन आगे बढ़ा, अपनी उंगली बढ़ाकर धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसके होंठ थोड़े खुले। बॉस, क्या आपको मुझे इनाम नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं इतना आज्ञाकारी व्यक्ति हूं? उसकी नाक से केवल 0.1 मिलीमीटर दूर थी। ठंडी चांदनी बगल से अंदर आ रही थी और दोनों को रोशन कर रही थी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वह बहुत बड़ा आकर्षक व्यक्ति है। नी यांग ने चुपचाप उसकी ओर देखा। यहां तक कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो भविष्य से लौटा था, उसे मो किशन के मीठे शब्दों का विरोध करना मुश्किल लगा। ऐसी सुंदरता मनुष्य के लिए घातक है। उनके पतले होंठ करीब आ गए। उनकी नाकें एक दूसरे को छूने लगीं। ठीक उसी समय दूर से एक तीखी सफेद रोशनी चमकी। उसके बाद एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। नी यांग ने जल्दी से मो किशन को दूर धकेल दिया, अपने बाल ठीक किए और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मो किशन अचानक चौंक गए और लगभग लड़खड़ा गए। सफेद रोशनी के उद्गम को देखते हुए उसका चेहरा कोयले के समान काला हो गया। कार और करीब आती जा रही थी। वू डेमिंग, जो ड्राइवर की सीट पर था, मो किशन को ऐसी हालत में देखकर काफी डर गया। ओह नहीं, कितना भयानक! मो किशन को परेशान करने की हिम्मत किसमें थी? क्या यह नी यांग था? क्या उनमें कोई मनमुटाव हुआ? नी यांग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा की तरह ही है।
पृथ्वी पर क्या चल रहा है? वू डेमिंग ने कार पार्क की और चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बाहर निकले। छठे भाई और भाभी को शुभ संध्या। शुभ संध्या। नियांग का स्वर उदासीन था। मो किशन के पूरे चेहरे पर नाखुशी झलक रही थी। उसने कल एक किताब से फ्रेंच किस के बारे में सीखा था, लेकिन उसे अमल में लाने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार जब एक बढ़िया मौका मिला। छह भाई, क्या हुआ? जब वू डेमिंग मो किशन के पास गया तो उसने पूछा, क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? मो किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। वू डेमिंग ने मासूमियत से अपना सिर खुजलाया। ओह, अगर तुम ठीक हो तो अच्छी बात है भाई छह। चलो फिर वापस चलते हैं। ठीक है, मो किशन ने सिर हिलाया। मैं पहले वापस जाऊंगी, फिर मिलते हैं बड़े भाई मो। नियांग ने मो किशन की ओर हाथ हिलाया। मो किशन ने तब कहा, अपनी भाभी के लिए हेडलाइट से रास्ता रोशन करो। ठीक है, वू डेमिंग ने सिर हिलाया, कार की ओर दौड़ा, हेडलाइट्स चालू की, जिससे उसके सामने की सड़क दिन की तरह रोशन हो गई। नियांग की आकृति को सड़क के किनारे गायब होते देख मो किशन कार में बैठ गया। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, उसे अपने पतले होठों के बीच रखा और कहा, डेमिंग। वू डेमिंग ने जवाब दिया और अपना सिर घुमाया। क्या हो रहा है भाई छह? मो किशन ने आगे कहा, एफ कॉन्टिनेंट में इंजीनियरिंग विभाग में कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं। तुम मेरी ओर से देखने जाओगे, साथ ही काम की देखरेख का जिम्मा भी संभालोगे। 2 महीने में मैं तुम्हारा काम संभालने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की व्यवस्था कर दूंगा। एफ महाद्वीप। यह शब्द सुनते ही वू डेमिंग की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। एफ महाद्वीप में सूरज तपता है, मौसम गर्म और परिस्थितियां कठोर होती हैं। वहां एक दिन बिताने से त्वचा की एक परत उखड़ जाएगी। अगर वह 2 महीने तक वहां रहे तो वह धूप से इतना झुलस जाएगा कि जब वह वापस आएगा तो उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाएगी। अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। वू डेमिंग लगभग रोने लगा। छह भाई, मैंने क्या गलत किया? मो किशन ने सिगरेट से कश लिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बस बहुत ही बेहतरीन हो, बहुत ही बढ़िया। क्या? वू डेमिंग दंग रह गया। क्या मो किशन उसकी प्रशंसा कर रहा था? मेरे आसपास आपके अलावा और कोई नहीं है जो इस काम को संभाल सके। अध्याय 653। तुम उसके इतने करीब कब हो गए? 6। सचमुच? सचमुच? वू डेमिंग ने आश्चर्य से पूछा। मो किशन ने हल्का सा सिर हिलाया। बेशक। 6 भाई, आप सबसे अच्छे हैं, वू डेमिंग ने आत्मविश्वास से कहा। चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। नादान वू डेमिंग को यह एहसास नहीं था कि मो किशन उसे धोखा दे रहा है। उसने अगले ही दिन अपना सामान पैक किया और खुशी खुशी एम महाद्वीप के लिए विमान में सवार हो गया। समय के साथ कलर ऑफ हेवन एंड अर्थ रेस्तरां का कारोबार तेजी से बढ़ता गया। महंगे व्यंजनों के कारण हर दिन लोगों की कतार नहीं लगती थी, लेकिन वहां हमेशा पूरा हाउस भरा रहता था। इसके अलावा 50 में से 30 से अधिक सदस्यता कार्ड सफलतापूर्वक बेचे जा चुके थे। अब यह उच्च स्तरीय भोजों के लिए पहली पसंद बन गया है। कलर ऑफ हेवन रेस्तरां में न केवल अच्छा वातावरण और सेवा थी, बल्कि भोजन भी उत्कृष्ट था, जो अन्य रेस्तरांों से कहीं बेहतर था। मिस्टर वांग, इस तरफ से शांगगुआनजू ने सूट पहने कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को अंदर ले गया। उनमें कुछ विदेशी लोग भी थे। आपका स्वागत है सज्जनों, कृपया अंदर आइए। स्वागतकर्ता ने अंदर से गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वे दंग रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रेस्तरां की आंतरिक सजावट इतनी शानदार होगी। इससे हर जगह एक प्राचीन आकर्षण झलकता था। इससे समय में पीछे चले जाने का भ्रम पैदा हुआ। श्री वांग नामक व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, बीजिंग में ऐसा रेस्तरां कब खुला? मुझे तो पता ही नहीं था। विदेशी लोग भी आश्चर्य से दंग रह गए। यह रेस्तरां सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक था। यह अभिव्यक्ति बिना किसी अलंकरण के स्वतःस्फूर्त रूप से उत्पन्न हुई। शांगगुआनजू ने कहा, चूंकि आप अक्सर देश में नहीं रहते हैं, इसलिए यह न जानना सामान्य बात है। श्री वांग ने शांगगुआनजू की ओर मुड़कर पूछा,
इस रेस्तरां का मालिक कौन है? बीजिंग में इस तरह का रेस्तरां खोलने में सक्षम व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा लगता है कि बीजिंग में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। यह उभरता सितारा वास्तव में कौन था? शंगगुआन जू ने अपना सिर हिलाया, मुझे पूरा यकीन नहीं है। श्री वांग आश्चर्यचकित हुए, क्या ऐसी कोई बात है जो आप नहीं जानते? पार्टी के प्रमुख के रूप में यदि कोई रेस्तरां ऋण आवेदन किया जाता है तो उसे शंगगुआन जू द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस उभरते सितारे ने ऋण के लिए आवेदन ही नहीं किया? बीजिंग में ऐसे कई परिवार थे जो बिना ऋण के रेस्तरां खोल सकते थे, लेकिन वे कम महत्वपूर्ण नहीं होंगे। शंगगुआन जू ने सिर हिलाया, वास्तव में यह शर्म की बात है। दरअसल शंगगुआन जू भी बहुत उत्सुक था। वह कौन जीनियस था जो ऐसा रेस्तरां बना सकता था और ऐसी सेवा दे सकता था? आप यह कह सकते हैं कि एक बार आप इस रेस्तरां में चले गए तो फिर आपकी अन्य रेस्तरां में रुचि खत्म हो जाएगी। श्री वांग ने आगे कहा, इस रेस्तरां को पहले कौन चलाता था? चेन झिकांग, शंगगुआन जू ने उत्तर दिया। श्री वांग ने एक पल सोचा, फिर कहा, चेन परिवार का युवा उत्तराधिकारी? हाँ, शंगगुआन जू ने सिर हिलाया। श्री वांग मुस्कुराए, पता चला कि चेन परिवार के इस वारिस ने विदेश में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, लेकिन वह एक अनाम व्यक्ति से हार गया। शंगगुआन जू ने टिप्पणी की, किसी को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार के बराबर नहीं मानना चाहिए। चाहे आप कितना भी अच्छा अध्ययन कर लें, अंततः वह केवल किताबी ज्ञान ही होगा। हम्मा, श्री वांग ने सिर हिलाया, आप सही हैं। इसके साथ ही श्री वांग उस रहस्यमय उभरते सितारे के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गए। वे बातें करते हुए अंदर चले गए। कृपया सज्जनों, यहाँ बैठ जाइए। हन पोशाक पहने एक वेटर उन्हें लालटेन वाले एक बूथ पर ले गया। शंगगुआन जू ने कहा, हम यहाँ व्यापार पर चर्चा करने आए हैं। नीचे जाना शायद सुविधाजनक न हो। क्या हम ऊपर जा सकते हैं? मुझे खेद है सर, लेकिन दूसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरे पूरी तरह से बुक हैं, वेटर ने उत्तर दिया। तीसरी मंजिल के बारे में क्या? शंगगुआन जू ने अगला सवाल पूछा। ऊपर वाला कमरा विशेष रूप से वीआईपी ग्राहकों के लिए है। फिर वेटर ने शंगगुआन जू और अन्य लोगों को वीआईपी ग्राहक बनने की प्रक्रिया समझाई। यह शंगगुआन जू की रेस्तरां में दूसरी यात्रा थी और यह पहली बार था जब उसने वीआईपी प्रणाली के बारे में सुना था। यह वीआईपी प्रणाली काफी नई लग रही थी, लेकिन सदस्यता शुल्क अपेक्षाकृत अधिक था। एक कार्ड की कीमत 800 युआन से अधिक थी और हर महीने न्यूनतम खर्च की आवश्यकता थी। श्री वांग ने सिर हिलाया, यह मालिक दिलचस्प है। सदस्यता प्राप्त करने के बाद शंगगुआन जू और उनका दल तीसरी मंजिल पर चले गए। तीसरी मंजिल एक छिपे हुए स्वर्ग की तरह थी जो एक दृश्य भोज प्रस्तुत कर रही थी। श्री वांग ने टिप्पणी की, 800 युआन से ज्यादा की राशि इसके लायक है। वेटर, कृपया मुझे सदस्यता कार्ड के लिए साइन अप करें। अध्याय 654, तुम उसके इतने करीब कब हो गए? 7। कुछ ही समय में 2 सदस्यता कार्ड सफलतापूर्वक बिक गए। जब ऑर्डर किए गए व्यंजन परोसे गए तो सभी लोग खाने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने व्यापारिक मामलों पर चर्चा भी नहीं की, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब था। इसके अलावा ये व्यंजन आंखों, नाक और जीभ के लिए एक दावत थे। श्री वांग ने कहा, क्यू कंट्री में राजकीय भोज में मैंने जो भोजन खाया उसकी तुलना भी इससे नहीं की जा सकती। शुरू में उन्हें लगा कि इस रेस्टोरेंट में इतनी अच्छी सर्विस और खूबसूरत सजावट के बावजूद शायद औसत दर्जे का खाना ही मिलेगा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां के व्यंजन बेहद स्वादिष्ट थे। यहाँ तक कि वेजिटेबल टोफू सूप जैसे साधारण व्यंजन का भी स्वाद अनोखा था। स्वाद उनकी जीभ पर टिके रहे। विदेशी मेहमानों की इच्छा थी कि काश वे भोजन के साथ साथ अपनी जीभ भी निगल पाते। भोजन के बाद स्वादिष्ट मिठाइयाँ परोसी गईं। आमतौर पर पुरुष मिठाई के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन आज तिरामिसू के एक छोटे से टुकड़े ने उन्हें पीछे की ओर झुका दिया। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट था, है ना? समूह सुबह 11 बजे पहुंचा था। भोजन करने और व्यापार पर चर्चा करने के बाद वे दोपहर 4 बजे तक नहीं निकले। श्री वांग, तब हम सहयोग के मामले को सुलझा हुआ मानेंगे। हाँ,
श्री वांग ने शांगगुआनजू से हाथ मिलाया। वे नीचे की ओर जाते हुए अपनी बातचीत जारी रखते रहे। सीढ़ियां उतरते समय शांगगुआनजू ने अचानक एक परिचित आकृति देखी। भाई नियांग उसका अभिवादन करने के लिए आगे आई। चूंकि शांगगुआन देहुई और निकुई हुआ के बीच रिश्ता पक्का हो चुका था, इसलिए नियांग ने भी उसे भाई कहना शुरू कर दिया था। शांगगुआनजू को यहाँ देखकर निश्चित रूप से वह नमस्ते कहने की पहल करेगी। यांग शांगगुआनजू ने सिर हिलाया, मिस्टर वांग की ओर मुड़ा और परिचय कराया। यह मेरी बहन नियांग है। यांग, यह मिस्टर वांग है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर वांग। खानपान व्यवसाय में शिष्टाचार सर्वोपरि है, इसलिए नियांग ने पहले अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। नमस्ते। श्री वांग ने शांगगुआनजू को आश्चर्य से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी इतनी सुंदर बहन होगी। श्री वांग को पता था कि शांगगुआनजू की एक जुड़वा बहन है जिसका नाम शांगगुआनशी है, जिससे वह पहले भी मिल चुके थे। हालांकि शांगगुआनशी भी सुंदर थी, लेकिन वह उसके सामने खड़ी लड़की जितनी आकर्षक नहीं थी। चूंकि नियांग का उपनाम नी था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसकी जैविक बहन नहीं थी। शांगगुआनजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, मिस्टर वांग, आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं। नियांग ने कहा, भाई मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, शांगगुआनजू ने सिर हिलाया। नियांग ने विनम्रता से समूह को सिर हिलाकर नमस्कार किया और तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। तीसरी मंजिल वीआईपी ग्राहकों के लिए निर्धारित थी। क्या यह हो सकता है कि नियांग भी यहाँ वीआईपी ग्राहक था? शांगगुआनजू ने विचार किया। नियांग 4 दूध चाय की दुकानें और नूडल रेस्तरां चलाते थे। कुल मिलाकर 8 दुकानें थीं और उनका मासिक मुनाफा अकल्पनीय था। इस रेस्तरां का वीआईपी ग्राहक होना बिल्कुल सामान्य बात थी। दरअसल नियांग यहाँ खातों की जांच करने आए थे। कार्यालय सुविधाजनक रूप से तीसरी मंजिल के अंतिम छोर पर स्थित था। श्री वांग उनके सर्कल में एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। आज उनके साथ आए लोग भी साधारण नहीं थे। उनकी शानदार सिफारिशों के बाद रेस्तरां उनके सर्कल में जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। शेष सदस्यता कार्ड एक ही दिन में बिक गए तथा दूसरी मंजिल के निजी कमरों को भी 2 दिन पहले ही बुक करना पड़ा। कुछ ही समय में इस रेस्तरां ने उद्योग जगत में काफी हलचल मचा दी। कई लोग उनकी सफलता की नकल करने की इच्छा से प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। चेहरे पर चोट लगने के बाद से शांगगुआन फुरोंग 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी। जब उसके चेहरे पर निशान पूरी तरह से गायब हो गए, तब उसने जिया झेंझेन और अन्य धनी गृहिणियों से महजोंग खेलने और दोपहर की चाय के लिए मिलने का प्रबंध किया। जैसे ही शांगगुआन फुरोंग अपनी गाड़ी में रवाना हुई, लिनफांग आ पहुंचा। यह बटलर ही था जिसने हमेशा की तरह लिनफांग का स्वागत किया। कॉमरेड लिनफैंग, आपकी टाइमिंग बहुत खराब है। घर की मालकिन अभी अभी चली गई है, उन्होंने कहा। लिनफांग ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था। आह, सच में? श्रीमती झाओ कब वापस आएंगी? बटलर ने अपना सिर हिलाया। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं। कौन है? मैडम झाओ घर के अंदर से निकली। बटलर ने उत्तर दिया, मैडम, यह घर की महिला की मित्र कॉमरेड लिनफांग है। लिनफैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मैडम। ओह, जियाओलिन, अंदर आओ और बैठो। मैडम झाओ ने लिनफांग को गर्मजोशी से अंदर बुलाया। ठीक है, लिनफांग ने सिर हिलाया और मैडम झाओ के पीछे घर में चला गया। बटलर हैरान था, लिनफांग और मैडम झाओ कब से इतने परिचित हो गए। इस बीच शांगगुआन फुरोंग कुछ अमीर महिलाओं के साथ महजोंग खेलने में व्यस्त थी। वह लगातार कई राउंड हार चुकी थी। इसके अलावा एक महिला अपनी नई खरीदी गई एंटी एजिंग क्रीम के बारे में शेखी बघार रही थी, जिसमें त्वचा को फिर से जीवंत करने वाले गुण थे, और दूसरी अपनी नई खरीद का दिखावा कर रही थी। शांगगुआन फुरोंग इतनी चिढ़ गई कि उसने महजोंग टेबल को लगभग पलट दिया। आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, फुरोंग? तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। क्या तुम किसी बात से परेशान हो? जिया झेनझेन ने पूछा। शांगगुआन फुरोंग ने एक महजोंग टाइल बनाई। मैं हाल ही में एक परेशानी भरे मामले से निपट रहा हूं। क्या है? बताओ। जिया झेनझेन बहुत उत्सुक थी। यह तो सभी जानते थे कि शांगगुआन फुरोंग का अपने घर में बहुत ऊंचा स्थान था,
न तो ऊपर वाली सास और न ही नीचे वाला पति उसे परेशान करने की हिम्मत कर सकता था। और अब उसे परेशानी हो रही थी। यह तो पहले कभी नहीं सुना गया था। बस अविश्वसनीय। पूर्वी हवा, एक और अमीर महिला ने नदी में एक महजोंग टाइल फेंकी और कहा, बिल्कुल, हमें बताओ, शायद हम मदद कर सकें। ये लोग वास्तव में उसकी मदद करने में रुचि नहीं रखते। वे तो बस एक अच्छी हंसी का इंतजार कर रहे हैं। शंगगुआन फुरोंग ने शांति से हर व्यक्ति को देखा और कहा, वास्तव में यह मेरी समस्या नहीं है। यह मामला मेरे दोस्त की बेटी से जुड़ा है। वह काफी विद्रोही है। 18 या 19 साल की छोटी सी उम्र में ही वह डेटिंग कर रही है और घर बसाना चाहती है। इसके अलावा जिस लड़के के साथ वह है, उसकी बदनाम छवि है। शंगगुआन फुरोंग ने बड़ी चतुराई से नियांग को अपनी दोस्त की बेटी में बदल दिया। जिया झेनझेन ने टिप्पणी की, एक नासमझ बेटी का होना आपके दोस्त के लिए वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी लोगों ने भी इस बात पर सहमति जताई। जब आप ऐसी नासमझ बेटी के साथ फंस जाते हैं तो अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वास्तव में मेरे पास एक समाधान है। घुंघराले बालों वाली अमीर महिला ने अपनी महजोंग टाइलें मेज पर फैला दी। मैंने एक कोंग पर फूल बनाया। मैं जीत गई। भुगतान करो, भुगतान करो। बाकी 3 लोगों ने अपना पैसा नदी में फेंक दिया। शंगगुआन फुरोंग ने कहा, मैनलिन, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समाधान है, वह क्या है? घुंघराले बालों वाली अमीर महिला ने कहा, क्यों न उसे किसी बेहतर व्यक्ति से मिलवाया जाए। माता पिता के आदेश और मैचमेकर के शब्दों के साथ वह संभवतः मना नहीं कर सकती है ना? शंगगुआन फुरोंग तुरंत हंसा, तुम सही हो। मैं अपने दोस्त से इस बारे में चर्चा करूंगा। वास्तव में उसने स्वयं इस समाधान के बारे में क्यों नहीं सोचा? वह नियांग को किसी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलवा सकती थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि शंगगुआन परिवार की स्थिति से मेल खाती है। उस समय नियांग निस्संदेह उसके प्रति आभारी होगी। शंगगुआन फुरोंग का मूड तुरंत सुधर गया। उसके बेहतर मूड ने उसे बेहतर किस्मत दी और उसने लगातार कई राउंड जीते। महिलाओं ने एक बार फिर शंगगुआन फुरोंग को दावत के लिए उकसाया। तो महीने का अंत आ गया है और पैसे की तंगी है। फुरोंग, तुमने आज बहुत कुछ जीता है। तुम्हें हमें एक बढ़िया खाना खिलाना चाहिए। शंगगुआन फुरोंग ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों को देखो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कितना कम कर रहे हो। मैंने हमेशा कहा है कि एक महिला को घर के वित्त को नियंत्रित करना चाहिए। तुम एक आदमी को कैसे प्रभारी होने दे सकते हो? इन धनी महिलाओं में जिया झेनझेन भी शामिल थीं, जो जेब खर्च के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं थीं। शंगगुआन फुरोंग ही एकमात्र व्यक्ति थी जो अपने पति को पैसे बांट रही थी। हर कोई ईर्ष्या से हरा हो गया था। अध्याय 655, मुसीबत आपके दरवाजे पर ही मंडरा रही है। गुस्सा निकालना। 1। फुरोंग, ओह, हम सब तुमसे कितनी ईर्ष्या करते हैं। तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी मिली है। तुम अपने पति को अपने इशारों पर नचा सकती हो। बिल्कुल, बिल्कुल। फुरोंग, तुम यह कैसे कर पाते हो? क्या तुम हम बाकी लोगों को भी सिखा सकते हो? ऐसे युग में जहां पुरुषों के महिलाओं से श्रेष्ठ होने की अवधारणा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कितनी महिलाएं शंगगुआन फुरोंग जैसी हो सकती हैं? समूह ने शंगगुआन फुरोंग की प्रशंसा में बड़बड़ाया। शंगगुआन फुरोंग ने भी सभी की ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद लिया और हंसते हुए कहा, वास्तव में इसमें कुछ खास नहीं है। आप सभी को बस थोड़ा और अधिक प्रभावशाली होने की जरूरत है। इतना दब्बू मत बनो। पुरुषों से डरने की क्या बात है? फुरोंग, तुम इसे बहुत सरल बना देते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हर किसी का पति तुम्हारे झाओ शेन जैसा होता है? कोई ऐसा जो सभी मारपीट और धमकी को सहन कर लेता है? जहां तक मेरे पति की बात है, मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि वे नखरे न दिखाएं और मेरी पॉकेट मनी न काटें। मैं इसके लिए आभारी रहूंगी। शंगगुआन फुरोंग ने हंसते हुए कहा, सच है, मेरे पति झाओ शेन मुझे देखकर बिल्ली को देखने वाले चूहे की तरह हैं। मैं उन्हें पूर्व की ओर बुलाती हूं और वे दक्षिण की ओर देखने का सपना भी नहीं देखते।
हर कोई शांगगुआन फुरोंग से ईर्ष्या करने लगा और अंततः बात भोजन पर आ गई और वे इस बात पर चर्चा करने लगे कि कहाँ खाना खाया जाए। इस बारे में बात करते हुए मैंने सुना है कि बीजिंग में एक अनोखा रेस्तरां है जो शानदार भोजन परोसता है, उत्साही सेवा और याओची वंडरलैंड जैसी सजावट के साथ घुंघराले बालों वाली एक महिला ने कहा। वास्तव में? जिया झेनझेन ने पूछा। वाकई, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वहाँ की मिठाइयाँ बहुत बढ़िया हैं। उनके पास मूस केक और तिरामिसू वगैरह हैं। यहाँ तक कि मेरे पति ने भी इसका जिक्र किया। वे किसी मिस्टर वांग के साथ वहाँ गए थे। ओह, और फुरोंग, तुम्हारा भतीजा शांगगुआन जू भी वहाँ था। शांगगुआन फुरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रेस्टोरेंट में ऐसा क्या जादुई है? क्या यह वाकई इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? मुझे लगता है इसका नाम हेवनली फ्रेग्रेंस है। यह यूटिस्ट रोड के पास ही है। शांगगुआन फुरोंग कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, चलो फिर उस स्वर्गीय सुगंध वाली जगह पर चलते हैं। ओह, आप हेवनली फ्रेग्रेंस कह रहे हैं? हाँ, मैंने भी इस रेस्टोरेंट के बारे में सुना है, जिया झेनझेन ने आगे कहा। यह बहुत बढ़िया है। उनके पास यह तीसरी मंजिल है जो विशेष रूप से वीआईपी ग्राहक सेवा के लिए समर्पित है। बीजिंग में केवल प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित लोग ही वहां जा सकते हैं। काश मुझे उनसे सदस्यता कार्ड मिल जाता। शांगगुआन फुरोंग ने हंसते हुए कहा, मैंने बीजिंग में ऐसा रेस्तरां कभी नहीं देखा। चलो इसे देखते हैं और शायद सदस्यता कार्ड भी ले लें। जिया झेनझेन ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि हेवनली फ्रेग्रेंस के सदस्यता कार्ड बिक चुके हैं। अब आवेदन करना असंभव है। शांगगुआन फुरोंग ने धीरे से कहा, पैसे से आपको कौन सा सदस्यता कार्ड नहीं मिल सकता है? यह तो बस एक रेस्तरां है, इसमें बड़ी बात क्या है? वे घर से निकले और साथ साथ स्वर्गीय सुगंध की ओर चल पड़े। हेवनली फ्रेग्रेंस यूटिस्ट रोड की सबसे व्यस्त सड़क पर स्थित है। साइन बोर्ड पर 4 शक्तिशाली अक्षर अंकित हैं। दरवाजे के बाहर कोई भी व्यक्ति इंतजार नहीं कर रहा था। शांगगुआन फुरोंग ने तिरस्कार से कहा, क्या वहां कतार नहीं होनी चाहिए थी? यह सुनसान लगता है। जिया झेनझेन ने हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से तथाकथित स्वर्गीय सुगंध कुछ खास नहीं है। अन्य दो भी प्रभावित नहीं दिखे। तो यह थी बहुप्रचारित स्वर्गीय सुगंध। उन्हें यह एहसास तभी हुआ कि यह कितनी हलचल भरी जगह है जब उन्होंने हेवनली फ्रेग्रेंस के दरवाजे से प्रवेश किया। रेस्तरां में अलग अलग बाहरी और भीतरी हॉल थे। बाहर और अंदर के हॉल को एक हल्के पर्दे ने विभाजित कर रखा था। कोने में हल्की चंदन की धूप जल रही थी। हानफू पहने एक युवती पत्तों के एक शानदार ढेर के सामने बैठी हुई पीपा बजा रही थी। यह ऐसा आकर्षक लग रहा था जैसे कोई स्त्री अपने पीपा के पीछे छिपी हो। हालांकि कतार बाहरी हॉल में थी, लेकिन शांत वातावरण के कारण ऐसा नहीं लगा कि यह भीड़भाड़ वाला या शोरगुल वाला है। इसके बजाय यह काफी आकर्षक था और लोगों को वहां रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। हे भगवान, यहाँ तो वाकई कतार लगी हुई है, जिया झेनझेन ने कहा। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तक कि वेटरों के कपड़े भी सुंदर दिखते हैं। यहाँ तक कि शांगगुआन फुरोंग भी इस जगह को देखकर दंग रह गया। यह वाकई दूसरे रेस्तराओं से अलग था। कृपया इस तरफ आइए। क्या यह 4 लोगों का दल है? हानफू में एक वेट्रेस उनके पास आई। हाँ, शांगगुआन फुरोंग ने सिर हिलाया। हम 4 हैं। वेट्रेस उन्हें एक टेबल पर ले गई। हमें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, हमारी बुकिंग अंदर ही हो चुकी है। जैसे ही वे बैठे, किसी ने उन्हें चाय और सूरजमुखी के बीज उपलब्ध कराए। अरे, क्या आपने ये प्राचीन चीनी कपड़े पहने हैं? जिया झेनझेन ने पूछा। अध्याय 656, अपने दरवाजे पर मुसीबत को आमंत्रित करना। अपना गुस्सा निकालना 2। यह हान चीनी पारंपरिक पोशाक किरु हानफू है। जिया झेनझेन ने सिर हिलाया। ओह, तुमने यह कहां से खरीदा? यह बहुत खूबसूरत है। इसे देखकर वह एक सेट खरीदना चाहती है। हमारे बॉस ने इसे एक फैक्ट्री में बनवाया था। उन्होंने खुद ही पैटर्न और स्टाइल डिजाइन किए। पारंपरिक किरु हानफू में चौड़ी आस्तीन होती है, लेकिन हमने सुविधानुसार इसे पतली आस्तीन में बदल दिया है। आपका बॉस काफी कुशल है।
जिया झेनझेन ने कहा। वैसे यह आपकी कतार संख्या है। वेटर ने शांगगुआन फुरोंग को कागज की एक सफेद पट्टी दी। यह पेपर 58 नंबर पर लिखा गया था। इस 58 का क्या मतलब है? शांगगुआन फुरोंग ने पूछा। वेटर ने समझाया, आप ग्राहकों का 58वां समूह है। आपके आगे 57 समूह है। आगे 57 समूह इंतजार कर रहे हैं। शांगगुआन फुरोंग ने आश्चर्य से कहा, आप मजाक कर रहे होंगे। यदि प्रत्येक समूह भोजन करने में आधा घंटा भी लगाए तो भी उन्हें 28 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। वेटर ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारी टेबल टर्नओवर दर काफी तेज है और इंटीरियर भी विशाल है। कभी कभी जब एक समूह समाप्त होता है तो कई टेबल तुरंत उपलब्ध होते हैं। आपको शायद केवल कुछ घंटों तक इंतजार करना होगा। शांगगुआन फुरोंग 10 से 20 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता था, कुछ घंटों की तो बात ही छोड़िए। शांगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, क्या मैंने नहीं सुना कि आपके पास किसी तरह की वीआईपी सदस्यता है? हमें भी एक दे दो। क्षमा प्रार्थी भाव से वेटर ने कहा, मुझे खेद है कॉमरेड, हमारे सभी वीआईपी सदस्यता कार्ड बिक चुके हैं। सच कहें तो उनके कर्मचारियों ने कभी नहीं सोचा था कि सदस्यता कार्ड, जिनकी कीमत 800 युआन प्रति कार्ड से अधिक थी, एक दिन बिक जाएंगे। यहां तक कि कमी भी पैदा हो रही है। शांगगुआन फुरोंग ने फिर पूछा, आपके प्रत्येक सदस्यता कार्ड की कीमत कितनी है? 888, वेटर ने जवाब दिया। साधारण लोगों के लिए 888 एक खगोलीय संख्या है, लेकिन धनवानों के लिए यह केवल भोजन के पैसे के बराबर है, इससे अधिक कुछ नहीं। शांगगुआन फुरोंग ने अपने बटुए से नोटों की गड्डी निकाली। यह लो, मेरे पास 1600 युआन है। मुझे अपना सदस्यता कार्ड दे दो। माफ कीजिए कॉमरेड, यह पैसे की बात नहीं है। बीजिंग में कई अमीर लोग हैं जो आसानी से हजारों की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कार्ड नहीं मिलेगा। हमारे रेस्टोरेंट का सदस्यता कार्ड सीमित है। हम अब नए कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं। पुनः सीमित संस्करण। उन्होंने उम्मीद की थी कि त्वचा देखभाल उत्पादों की संख्या सीमित होगी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि रेस्तरां में भोजन करना भी सीमित होगा। शांगगुआन फुरोंग ने नोटों का एक और ढेर निकाला। ये कैसे हैं? वेटर ने अपनी पिछली बात दोहराई। जिया झेनझेन ने कहा, युवती, बस हमें बताओ कि तुम्हें कितना चाहिए। ठीक है, हमारे फुरोंग को किसी चीज की कमी नहीं है, कम से कम पैसे की तो बिल्कुल नहीं। उसके बगल में बैठी दो अमीर महिलाएं बोलीं, यह सही है। फुरोंग को किसी चीज की कमी नहीं है, खासकर पैसे की। शांगगुआन फुरोंग के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। साथियों, यह पैसे की बात नहीं है। हमारे रेस्टोरेंट ने केवल 50 वीआईपी कार्ड जारी किए हैं। अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कोई अपना कार्ड वापस करता है या नहीं। आमतौर पर कोई भी अपना कार्ड वापस नहीं करता। गुओस तियानजियांग के तेजी से बढ़ते कारोबार को देखते हुए वीआईपी ग्राहक होना और तीसरी मंजिल पर भोजन करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। बीजिंग में किसी भी उच्च श्रेणी के रेस्तरां को इतनी लोकप्रियता मिलना दुर्लभ है। गुओसे तियानजियांग की सफलता ने पारंपरिक खाद्य बाजार में उथल-पुथल मचा दी है। सदस्यता प्रक्रिया से निराश होकर क्रोधित शांगगुआन फुरोंग ने पूछा, क्या सदस्यों को अभी भी लाइन में लगने की जरूरत है? जरूरी नहीं, वेटर ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास एक निर्दिष्ट वीआईपी रिसेप्शन रूम है। शांगगुआन फुरोंग एक ऐसी महिला है जो तब और अधिक चाहती है जब उसे यह एहसास होता है कि कोई चीज आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती। अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। वेटर ने शांगगुआन फुरोंग को देखा और उसके पहनावे को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अनिच्छा से जनरल मैनेजर को बुलाया। महाप्रबंधक गु लांजी हैं। वह एक ऐसी प्रतिभा थी जिसे नियांग ने एक बड़े सरकारी रेस्तरां से चुराकर लाया था। नमस्ते, गु लांजी ने विनम्रता से अभिवादन किया। एक महाप्रबंधक के रूप में गु लांजी ने हानफू नहीं पहना था, लेकिन एक मानक सूट, एक पेंसिल स्कर्ट और काले ऊंची एड़ी के जूते, कान पर वॉकी टॉकी के साथ उसने लोगों को एक व्यापारिक अभिजात वर्ग की छाप दी। मुझे सदस्यता कार्ड चाहिए। अपनी कीमत बताओ, शांगगुआन फुरोंग ने गु लांजी से कहा। गु लांजी ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैडम,
मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो सकती है। हमारे रेस्टोरेंट की सदस्यता सीमित है। हमारे पास फिलहाल अतिरिक्त जगह नहीं है। चाहे आप कितने भी पैसे दें, हमारा जवाब वही रहेगा। अध्याय 657, अपने दरवाजे पर मुसीबत की तलाश। अपनी भड़ास निकालना। 3। सीमित संस्करण वाले उत्पाद यदि अपवाद स्वरूप बेचे जाएं, तो बाजार के नियमों में बाधा उत्पन्न करेंगे। यदि पहला ग्राहक अपवाद है तथा दूसरा और तीसरा ग्राहक अपवाद नहीं है, तो इससे ग्राहकों को ठेस पहुंचेगी। यदि इन्हें असीमित रूप से उपलब्ध कराया जाए तो वीआईपी कार्ड अपना महत्व खो देंगे और सस्ते हो जाएंगे। नेशनल ब्यूटी अपने सभी ग्राहकों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। मुझे बहुत खेद है। गुलांजी ने शंगगुआन फुरोंग को प्रणाम किया और फिर मुड़कर चली गई। शंगगुआन फुरोंग कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जिया झेनझेन ने उसकी बाह खींची। भूल जाओ फुरोंग, मैंने सुना है कि नेशनल ब्यूटी का वीआईपी कार्ड मिलना मुश्किल है। क्या हम थोड़ी देर लाइन में लगकर इंतजार करें? चाहे शंगगुआन फुरोंग ने कितना भी हंगामा किया हो, उन्होंने उसे एक भी पत्र जारी नहीं किया। अनिच्छा से वह बैठ गई। घुंघराले बालों वाली अमीर महिला ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पति पहले भी मिस्टर वांग के साथ यहाँ आ चुके हैं। हो सकता है कि उन्हें किसी दोस्त से कार्ड उधार मिल जाए। जब उन्हें कार्ड मिल जाएगा तो मैं आप सभी को इसका अनुभव कराने के लिए तीसरी मंजिल पर ले जाऊंगी। हर किसी में उत्सुकता थी। तीसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी लाउंज को कुछ असाधारण बताया गया था और हर कोई इसका अनुभव करना चाहता था। यह सुनकर जिया झिनझिन की आंखें चमक उठीं। उसने अमीर महिला की बाह पकड़ ली और कहा, यह बहुत बढ़िया है यियुन। हम सब तुम पर निर्भर हैं। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जब समय आए तो तुम वहां अकेले मत जाना। जाओ, यियुन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह मेरे लिए केक का एक टुकड़ा है। यह सुनकर शंगगुआन फुरोंग को और भी अधिक व्यथित महसूस हुआ। वह ऐसी महिला थी जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा था, तो फिर वह अचानक झाओ यियुन कैसे बन गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे वीआईपी कार्ड भी मिलना चाहिए, तभी वह अपनी स्थिति वापस पा सकती थी। आखिरकार झाओ यियुन किसी और से उधार ही तो ले रही थी। नेशनल ब्यूटी में वास्तव में बहुत तेजी से ग्राहक आते थे, इसलिए उन्हें टेबल उपलब्ध होने में केवल 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। चारों धनी महिलाओं ने 8 व्यंजन, 3 मिठाइयां और स्ट्रॉबेरी मिल्क टी का भी ऑर्डर दिया। ये धनी महिलाएं विदेशी व्यंजन खाने की आदी थीं, लेकिन इस बार उन्हें कुछ साधारण से दिखने वाले भोजन ने मोहित कर लिया। इतना स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलने पर 1.5 घंटे तक लाइन में खड़े रहने की बात तो दूर, उन्हें 10 घंटे तक इंतजार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। नेशनल ब्यूटी छोड़ने के बाद शंगगुआन फुरोंग झाओ परिवार के निवास पर लौट आया। लिनफांग लिविंग रूम में ठीक से बैठा हुआ था। शंगगुआन फुरोंग को प्रवेश करते देख वह तुरंत खड़ी हो गई और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली, श्रीमती झाओ, आप वापस आ गई। लिनफेंग, तुम यहाँ कैसे आई आखिरकार? लिनफेंग कभी उसकी भाभी बनने वाली थी, इसलिए शंगगुआन फुरोंग को उसके बारे में काफी अच्छी धारणा थी। लिनफांग मुस्कुराया, श्रीमती झाओ, मैं हमेशा की तरह उसी मामले को लेकर यहाँ हूँ। बेशक शंगगुआन फुरोंग को पता था कि वह मामला किससे संबंधित था। लिनफेंग, मेरे भाई को पहले से ही एक उपयुक्त साथी मिल गया है। तुम उस मामले के बारे में सोचना बंद कर सकते हो। हालांकि वह निकुईहुआ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह बाहरी लोगों के सामने कोई नापसंदगी नहीं दिखाती थी। लिनफेंग निराश दिखे और उन्होंने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि श्री शंगगुआन के साथ रहना मेरे भाग्य में नहीं है। श्रीमती झाओ, इस दौरान आपके विचार के लिए धन्यवाद। वैसे यह मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिनफेंग ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ उपहार बॉक्स कॉफी टेबल पर रख दिया। उपहार बॉक्स हल्का हरा, बहुत उच्च गुणवत्ता वाला और उत्तम दर्जे का था। शंगगुआन फुरोंग ने तुरंत ही इसे नए आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन उत्पाद के रूप में पहचान लिया। हालांकि यह सुप्रीम संस्करण नहीं है, फिर भी यह एक सीमित संस्करण था। इसे वापस ले लो। मैं वास्तव में ऐसा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती।
हालांकि शंगगुआन फुरोंग वास्तव में सीमित संस्करण वाला उत्पाद चाहती थी, लेकिन वह योग्यता के बिना कोई पुरस्कार नहीं के सिद्धांत को भी गहराई से समझती थी। श्रीमती झाओ, मैं आपके साथ लंबे समय से काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मैं आपके साथ जुड़ाव महसूस करता हूं। मैं आपको आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन किसी और वजह से नहीं, बल्कि आपसे दोस्ती करने के लिए देना चाहता हूं। कुछ देर रुकने के बाद लिन फेंग ने कहा, श्रीमती झाओ, आप कुलीन परिवार में जन्मी हैं और आपकी हर हरकत में एक स्वाभाविक शालीनता है। आपकी दोस्त बनना मेरा सौभाग्य होगा। बेशक, अगर आप मेरा तोहफा स्वीकार करेंगी तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लिन फांग के शब्दों ने शंगगुआन फुरोंग को सफलतापूर्वक बादलों में उठा लिया। थोड़ी सी चापलूसी किसे पसंद नहीं आती। बेशक, इस युग में इंद्रधनुषी बात जैसी कोई चीज नहीं है। इसे चापलूसी कहते हैं। कहना होगा कि लिन फांग ने शंगगुआन फुरोंग की कमजोरी को सटीक रूप से चिन्हित किया। क्यों न आप एक उपहार स्वीकार करें और साथ ही किसी की प्रशंसा भी सुने? शंगगुआन फुरोंग ने तब कहा, उस स्थिति में मैं इसे स्वीकार करूंगा। अध्याय 658, मुसीबत को आमंत्रित करना। आपके लिए गुस्सा निकालना। 4। यह कितनी शर्म की बात है कि लिन फांग मेरी भाभी नहीं बन सकी। अगर लिन फांग उसकी भाभी बन जाती तो क्या उसे बिना किसी कारण के शंगगुआन देहुई द्वारा थप्पड़ मारा जाता? इसके अलावा लिन फांग का वंश निकुईहुआ की तुलना में कई गुना अधिक प्रतिष्ठित है। लिन फांग मुस्कुराए और कहा, श्रीमती झाओ, मुझे पता था कि आप एक अच्छी इंसान होंगी। शंगगुआन फुरोंग ने उत्तम सौंदर्य उत्पादों के उपहार बॉक्स पर नजर डाली, फिर पास खड़े नौकरों की ओर मुड़ा, दुखी होकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप लिन फांग के लिए एक कप चाय भी नहीं बना पाए? क्या आप मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मुझे माफ करें, मैडम। मैं अभी चाय बनाकर लाता हूं। शंगगुआन फुरोंग ने लिन फांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नौकर तो नौकर ही होते हैं, उनके पास विवेकपूर्ण आंखें नहीं होती। उन पर ध्यान मत दो। लिन फांग ने उत्तर दिया, जब तक आप मेरा उपहार स्वीकार करते हैं, मैं पहले से ही बहुत खुश हूं, मुझे इससे क्या आपत्ति होगी? हम्मा। लिन फेंग ने अपना सिर हिलाया। वह लिन फेंग के सहयोगी रवैये से बहुत संतुष्ट थी और श्रेष्ठ महसूस करना काफी संतुष्टिदायक था। कुछ देर की बातचीत के बाद उन दोनों के बीच काफी घनिष्ठ संबंध विकसित हो गए। जब लिन फांग जाने वाली थी तो शंगगुआन फुरोंग ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास आने और अधिक बार खेलने के लिए आमंत्रित किया। लिन फांग के चले जाने के बाद शंगगुआन फुरोंग को नियांग की बात याद आई और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने बटलर को आदेश दिया, हमारे सर्कल के सभी अविवाहित पुरुषों की सूची मेरे लिए तैयार करो। यद्यपि बटलर थोड़ा हैरान था, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। बहुत पहले शंगगुआन फुरोंग के पास सूची थी। सावधानीपूर्वक चयन के बाद शंगगुआन फुरोंग ने अंततः एक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया। उसने झाओ शेन को बुलाया और उस पर दस्तावेज फेंक दिया, तुम कियान वेई के बारे में क्या सोचते हो? झाओ शेन शंगगुआन फुरोंग की टिप्पणी से कुछ हैरान थे। फुरोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि वह नियांग से मेल खाएगा? शंगगुआन फुरोंग जारी रहा। झाओ शेन ने आश्चर्य से कहा, फुरोंग, क्या तुम उनके लिए मैचमेकर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हो? यह थोड़ा अनुचित लगता है। बीजिंग में कियान परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कियान वेई की बेटी कियान शियाओदी की उम्र नियांग जितनी ही है। और ऐसी अफवाहें थीं कि उनकी पूर्व पत्नी भी घरेलू हिंसा का शिकार थी। क्या अनुचित है? शंगगुआन फुरोंग का चेहरा ठंडा हो गया। कियान परिवार अमीर है और वेई सक्षम है। उससे शादी करना नियांग के पिछले जन्म का सौभाग्य होगा। यह अभी भी अनिश्चित है कि वे उसका पक्ष लेंगे या नहीं। भले ही कियान वेई पूर्ण नहीं है, फिर भी वह मोकिशन से बहुत बेहतर है। इसके अलावा कियान वेई परिवार का मुखिया है। कियान परिवार के समर्थन से शंगगुआन और झाओ दोनों परिवारों को लाभ होगा। वह निकम्मा मोकिशन में इस पर क्या लाता है? एक बार बुजुर्ग महिला और सज्जन मो का निधन हो गया तो उसके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। शंगगुआन परिवार से उसका समर्थन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, है ना? नियांग तो बस एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, है ना?
कियान वेई के पास बहुत पैसा है। वह निश्चित रूप से नी यांग को संतुष्ट कर सकता था। झाओ शेन ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कियान वेई नी यांग से बहुत बड़ी है। उसकी बेटी कियान शियाओदी पहले से ही 19 साल की है। नी यांग इस साल सिर्फ 18 साल की है। क्या यह उसे भेड़ियों के सामने फेंकना नहीं है? शंगगुआन फुरोंग ने कहा, मुकिशन भी 28 साल का है ना? और क्या नी यांग को बड़ी उम्र के पुरुष पसंद नहीं है? फुरोंग, यह थोड़ा अनुचित है। तुम्हें क्या पता? शंगगुआन फुरोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर कियान वेई को नी यांग पसंद आ जाती है तो उसे अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है कि कितनी लड़कियां कियान परिवार में शादी करने के लिए कुछ भी दे देंगी। झाओ शेन अभी भी परेशान दिख रहे थे। चुप रहो, शंगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन की ओर आंखें घुमाई। झाओ शेन डरकर चुप हो गया। शंगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाओ। ठीक है। झाओ शेन मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। शंगगुआन फुरोंग हेडबोर्ड पर पीठ टिकाकर कॉफी का आनंद लेते हुए नी यांग के व्यवसाय के बारे में सोच रही थी और आधी रात तक सोई नहीं। अगली सुबह शंगगुआन फुरोंग ने कियान परिवार के पास यात्रा की। बूढ़ी महिला कियान इस साल 90 से ज्यादा की हो गई थी, लेकिन उसकी सुनने और देखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। वह अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज सुबह मेरे बगीचे में मैगपाई क्यों चहचहा रहे थे। ऐसा लगता है कि कोई खास मेहमान आया है। बूढ़ी औरत कियान, तुम्हें अब भी मेरी याद है? शंगगुआन फुरोंग को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं वास्तव में आज तुम्हें कुछ अच्छी खबर देने आया हूं। बूढ़ी महिला कियान ने हंसते हुए कहा, आप शंगगुआन परिवार की सबसे छोटी बेटी हैं, मुझे कैसे याद नहीं रहेगा। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ प्रभाव होता है। शंगगुआन फुरोंग द्वारा मुख्य विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले उन्होंने अन्य विषयों पर भी बातचीत की। यह सुनकर बूढ़ी महिला कियान ने पूछा, इस साल लड़की कितनी बड़ी हो गई है? क्या वह अभी भी बच्चे पैदा कर सकती है? कियान वेई की सिर्फ एक बेटी थी, कियान शियाओदी। बूढ़ी महिला कियान एक और परपोते को गोद में लेने का सपना देख रही थी। शंगगुआन फुरोंग ने हंसते हुए कहा, वह बच्चे पैदा कर सकती है। वह अभी भी बहुत छोटी है। इस साल वह सिर्फ 18 साल की हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 10 या 8 बच्चों को जन्म देना चाहती है। अध्याय 659, मुसीबत को अपने दरवाजे पर बुलाना, अपनी हताशा को बाहर निकालना। 5। ओह! सच में, बूढ़ी औरत कियान की आंखों में चमक थी, जो उम्मीद के मुताबिक धुंधली नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि लड़की कहां से है। शंगगुआन फुरोंग ने धीरे से आह भरी, आपको कुछ बताना है जिससे आपको हंसी आ सकती है। मेरे भाई को हाल ही में कोई मिल गया है। शंगगुआन फुरोंग ने संक्षेप में नी यांग की परिस्थितियों के बारे में बूढ़ी महिला कियान को बताया। आखिरकार, एक बार जब 2 परिवार शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता। ईमानदार होना बेहतर है। यह सुनकर बूढ़ी महिला कियान ने कहा, तुम उसे मेरे पास क्यों नहीं लाती ताकि मैं उससे मिल सकूं? भले ही नी यांग शंगगुआन देहुई की सौतेली बेटी है, फिर भी उसकी स्थिति को देखते हुए वह स्वीकार्य है। आखिरकार कियान वेई अब जवान नहीं रही। शंगगुआन फुरोंग ने फिर पूछा, आप कब उपलब्ध होंगे? बूढ़ी महिला कियान ने हंसते हुए कहा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जिसके पास पूरे दिन कुछ भी करने को नहीं है। मैं किसी भी समय स्वतंत्र हूँ। बहुत बढ़िया, तो चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा। बूढ़ी महिला कियान ने सिर हिलाया। शंगगुआन फुरोंग अपने चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ कियान परिवार के घर से बाहर निकली। कियान के घर छोड़ने के बाद शंगगुआन फुरोंग ने अपना दर्जा कम करने का निर्णय लिया और नी परिवार के घर चली गई। जब वह पहुंची तो नी यांग घर पर नहीं थी। शंगगुआन फुरोंग को देखकर निकुई हुआ ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह आगंतुक आखिरकार शंगगुआन देहुई की बहन थी। फुरोंग, आओ और यहाँ बैठो। शंगगुआन फुरोंग वहीं खड़ा रहा। इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस कुछ शब्द कहने हैं और फिर मैं चला जाऊंगा। आगे बढ़ो।
शंगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, कल सुबह करीब 10 बजे नियांग से कहो कि वह मुझसे मिलने मेरे घर आए। नी कुईहुआ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, तुम्हें यांगयांग से मिलने की क्या जरूरत है? शंगगुआन फुरोंग शुरू में अपना आपा खोना चाहती थी। यह ग्रामीण महिला कौन होती है, उससे सवाल करने वाली। यह नी कुईहुआ के लिए पहले से ही एक एहसान था कि वह यहाँ ग्रामीण इलाके में आई थी। लेकिन पलक झपकते ही शंगगुआन फुरोंग ने अपना चेहरा बदल लिया और हंसते हुए बोली, बहन दया, अपनी पूछताछ तो देखो, मैं यांगयांग की चाची हूं ना? मैं उसे क्या नुकसान पहुंचा सकती हूं? मामला सुलझने से पहले वह नी कुईहुआ से अलग नहीं हो सकती थी। नी कुईहुआ ने कहा, यदि आप यह नहीं बताते कि यह किस बारे में है, तो मैं यांगयांग को कैसे बता सकता हूं? उसे हमेशा लगता था कि शंगगुआन फुरोंग के इरादे अच्छे नहीं थे। मुझे लगता था कि भावी छोटी चाची के साथ व्यवहार करना आसान नहीं होगा। शंगगुआन फुरोंग की आंखें बदल गईं, फिर उसने कहा, यह ऐसा है बहन दया, मेरे एक दोस्त की मां हाल ही में बीमार हो गई है। यांगयांग एक डॉक्टर है ना? इसलिए मैं उसे बूढ़ी औरत को देखने के लिए बुलाने जा रही थी। क्या ऐसा है? नी कुईहुआ ने पूछा। बेशक। शंगगुआन फुरोंग हंसा, आप यह सुझाव तो नहीं दे रहे कि मैं यांगयांग को बेच दूंगा, है ना? नी यांग के घर लौटने के बाद नी कुईहुआ ने उसे सारी बात बताई। यांगयांग, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शंगगुआन फुरोंग आज थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। शायद तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नी यांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सेना के दृष्टिकोण को विक्षेपित किया जा सकता है, जैसे पानी के प्रवाह को मोड़ा जा सकता है, कुछ मामलों को टाला नहीं जा सकता। और मैं देखना चाहूंगा कि शंगगुआन फुरोंग के लौकी में किस तरह की दवा है। तो फिर सावधान रहना। हम्मा। नी यांग ने सिर हिलाया। अगली सुबह 10 बजे नी यांग समय पर अपनी नियुक्ति पर चली गई। झाओ परिवार का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। नी यांग अपनी साइकिल से वहां गई। जब वह पहुंची तो शंगगुआन फुरोंग पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। नी यांग को देखकर शंगगुआन फुरोंग के चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव था। गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। वह तो साइकिल पर भी आई थी। क्या उसे शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें आमतौर पर चियोंगसम पहनना पसंद नहीं है? तुमने आज क्यों नहीं पहना? उस दिन नी यांग ने जीन्स और टी शर्ट का एक बहुत ही साधारण परिधान पहना हुआ था। चियोंगसम बहुत सुंदर हैं। वे आकृति को भी उजागर करते हैं। कियान परिवार धनी और प्रतिष्ठित है। नी यांग ने बहुत सादे कपड़े पहने थे। क्या होगा अगर कियान परिवार उसे पसंद नहीं करता? नी यांग ने सहजता से उत्तर दिया, मेरे इसे पहनने में क्या गलत है? शंगगुआन फुरोंग ने कहा, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वहां पहुंचने के बाद कम बोलना याद रखना। नी यांग चाहे जो भी पहने वह अच्छी ही लगती थी, इसलिए शंगगुआन फुरोंग ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहने की जहमत नहीं उठाई। दोनों कार में सवार हो गए और कुछ ही देर बाद वे कियान परिवार के घर पहुंच गए। कियान परिवार का घर एक समृद्ध समुदाय में स्थित था और विला झाओ और शंगगुआन परिवारों के विला से भी अधिक शानदार था। जैसे ही शंगगुआन फुरोंग चल रही थी, उसने नी यांग के हाव भाव देखे। वह उम्मीद कर रही थी कि नी यांग इतनी शानदार इमारत देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। केवल नी यांग को मोहित करके ही शंगगुआन फुरोंग को ऊपरी हाथ मिल सकता था। हालांकि नी यांग शांत रही, उसके स्पष्ट चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हुंग, कैसी अभिनेत्री है। शंगगुआन फुरोंग के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव था। नी यांग पहले ही कई बार अंदर से चिल्ला चुकी होगी, है ना? उसके जैसी घमंडी लड़की, क्या उसे सिर्फ पैसे से प्यार नहीं है? अध्याय 660, मुसीबत को अपने दरवाजे पर लाना। अपना गुस्सा निकालना। कौन जानता है, हो सकता है कि जब कियान वेई उसकी ओर ध्यान देगी तो वह बेहद खुश हो जाएगी। शंगगुआन फुरोंग को नी यांग को लाते हुए देखकर बटलर उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए बाहर आया। श्रीमती झाओ यहाँ हैं, कृपया अंदर आइए। दोनों हॉल में दाखिल हुए। श्रीमती कियान और कियान वेई लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। फुरोंग यहाँ है, कृपया बैठ जाइए। श्रीमती कियान तुरंत सोफे से उठ खड़ी हुई। शंगगुआन फुरोंग ने फिर परिचय कराया, श्रीमती कियान, यह मेरी भतीजी नी यांग है।
यांग, यह श्रीमती कियान और श्री कियान है। नियांग ने विनम्रता से अभिवादन किया, श्रीमती कियान, श्री कियान। जिस क्षण कियान वेइये ने नियांग पर अपनी नजर डाली, वह दंग रह गया। अद्भुत, अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक। कियान वेइये नियांग से बहुत प्रसन्न हुआ और स्वेच्छा से अपना परिचय दिया। यांग, मैं कियान वेइये हूं, आप मुझे बस वेइये कह सकते हैं। नियांग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, मैं माफी चाहती हूं मिस्टर कियान, लेकिन मुझे अजनबियों द्वारा मेरे उपनाम से पुकारे जाने की आदत नहीं है। आप बस मेरा पूरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। शंगगुआन फुरोंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह तेजी से नियांग की ओर मुड़ी और उसे चेतावनी भरी नजर से देखा। अयोग्य लड़की। फिर वह हंसी और बोली, मिस्टर कियान, कृपया बुरा मत मानिए। यांग हमेशा सीधा रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? कियान वेई ने जवाब दिया। आजकल के युवाओं का अपना स्वभाव होता है। आखिर एक बेजान मछली मनोरंजक नहीं होती, है ना? मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। नियांग की तरह ही समझदार होने के कारण वह पहले ही शंगगुआन फुरोंग के असली इरादों को समझ चुकी थी। वह उसकी ओर मुड़ी और पूछा, आंटी फुरोंग, आपने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, जिसे मेरी चिकित्सा सहायता की जरूरत है। क्या श्रीमती कियान वह व्यक्ति हैं जिसका आप जिक्र कर रही थीं? यह सुनकर शंगगुआन फुरोंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यह बदतमीज लड़की क्या बात कर रही है? श्रीमती कियान भी नाखुश दिखी। जैसे जैसे कोई बूढ़ा होता है, वे ऐसे मामलों पर बहुत ध्यान देते हैं। और यहाँ नियांग थी, जिसका मतलब था कि वह बीमार थी। यह किसी अभिशाप से कम नहीं लग रहा था। नियांग ने आगे कहा, आंटी फुरोंग, क्या आपने मुझे नहीं बताया कि श्रीमती कियान गंभीर रूप से बीमार थीं और बिस्तर पर थीं? अब आप कैसे चुप हो गईं? हर गुजरते पल के साथ श्रीमती कियान का चेहरा और अधिक क्रोधित होता जा रहा था। शंगगुआन फुरोंग की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह धोखा देने की? चुप रहो, शंगगुआन फुरोंग चिल्लाया, मैंने ऐसा कब कहा? अगर ये आपके शब्द नहीं होते तो मैं यह दवा का डिब्बा अपने साथ क्यों लाती? नियांग ने अपने बाएं कंधे पर लटके दवा के डिब्बे की ओर देखा। शंगगुआन फुरोंग ने तुरंत श्रीमती कियान को समझाने की कोशिश की। श्रीमती कियान, मुझे समझाने दीजिए, चीजें ऐसी नहीं हैं। श्रीमती कियान के बोलने से पहले कियान वेई ने हस्तक्षेप किया, श्रीमती झाओ, स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गया। माँ, कृपया वह वस्तु बाहर लाओ। हालांकि श्रीमती कियान खुश नहीं थीं, लेकिन जब उनके बेटे ने बात की तो उनके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम नियांग सुंदर थी। जहां तक उसके गुस्से का सवाल है, उसे समय के साथ समायोजित किया जा सकता है। श्रीमती कियान ने अपनी कलाई से चांदी का कंगन निकाला और कियान वेई को सौंप दिया। कियान वेई ने इसे शंगगुआन फुरोंग को सौंप दिया। श्रीमती झाओ, यह कंगन विशेष रूप से मेरी भावी पत्नी के लिए है। यह सुनकर शंगगुआन फुरोंग बहुत खुश हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नियांग के प्रदर्शन के बाद भी कियान परिवार अभी भी उसका पक्ष लेगा। यह सचमुच घटनाओं का एक अद्भुत मोड़ था। शंगगुआन फुरोंग ने खुशी से कंगन स्वीकार किया। मुस्कुराते हुए कहा, श्री झाओ, मुझे लगता है कि अब से हमारे परिवार आधिकारिक तौर पर संबंधित होंगे। नियांग ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आंटी फुरोंग पुनर्विवाह के बारे में सोचेंगी। आपकी जूनियर के रूप में मैं आपको और मिस्टर कियान को एक साथ एक खुशहाल और फलदायी जीवन की शुभकामनाएं देती हूं। उन शब्दों से सबके चेहरे खराब हो गए, विशेष रूप से शंगगुआन फुरोंग और कियान वेई। कियान वेई की उम्र अभी 40 के आसपास थी और नियांग ने साहसपूर्वक उन्हें दादा कहा। शंगगुआन फुरोंग उबल रहा था। कियान वेई कौन थे? क्या वह सोचता था कि वह उसके लायक है? नियांग, वह घिनौनी लड़की, स्पष्ट रूप से नियंत्रण से बाहर हो रही थी। शंगगुआन फुरोंग नियांग के पास गया, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह कंगन मिस्टर कियान की ओर से तुम्हें उपहार है। मिस्टर कियान की संपत्ति और स्थिति को देखते हुए यह तुम्हारा सौभाग्य है कि वह तुम में रुचि रखते हैं। आज मैं तुम्हारी ओर से फैसला करूंगा कि तुम्हारी सगाई मिस्टर कियान से होगी।
शंगगुआन फुरोंग नियांग को सूचित कर रहा था, बातचीत नहीं कर रहा था। यह विवाह शंगगुआन और झाओ दोनों परिवारों के लिए लाभदायक था। नियांग को आभारी होना चाहिए और उसे आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम फैसला करोगी, नियांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरे मामले कब से तुम्हारा मामला बन गए? अपनी जगह साफ करो। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें चाची कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार करो। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।